तो इस वीडियो में जो है हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी पोएम है वो सारे पोएम को जो है कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू 2024 सिलेबस। मतलब आप लोग जो है जो पोएम जो है 2024 के सिलेबस में पढ़ना है फर्स्ट फ्लाइट से वो सारे पोएम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो है आप लोग को रिलेटेड है। तो आप लोग जो है पोएम नंबर 7 जो है रिलेटेड है, बाकी सारे पोएम जो है आप लोग पढ़ने हैं। तो चलिए बारी बारी से जितने भी पोएम है वो सारे पोएम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही छोटी कविता है लेकिन इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। इसमें केवल 8 पंक्तियां हैं और 34 शब्द हैं। इसमें इस्तेमाल की गई भाषा बहुत सरल मीन्स आसान है लेकिन इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। कविता में कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। जब एक कौवा पंख फड़फड़ा कर पेड़ के डाल पर जमी बर्फ गिरा देता है तो उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है। तो उस दिन कवि बहुत दुखी व उदास था। वह नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ था, लेकिन जब उस पर बर्फ के मुलायम कण गिरते हैं वह अपने विचारों के इस जाल से बाहर आ जाता है। कवि का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। आज अधिकांश आबादी नींद में चल रही है। उनके दिल अफसोस और डर से भरे हुए हैं। जीवन में हम अक्सर अतीत में हुई घटनाओं पर पछतावा करने और भविष्य में होने वाली स्थिति के डर से तनाव में आ जाते हैं। आज अधिकांश लोग ऐसे हैं, उनके पास अपने दिल में शायद ही 1 या 2 पल की खुशियां होती है। वे भूल गए हैं कि उनके पास अतीत या भविष्य पर कोई शक्ति नहीं है। उनके पास केवल वर्तमान है और यही उनके जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा। और पछतावा और डर व्यर्थ के प्रयास हैं। जैसे कि हम कविता में देखते हैं कवि भी ऐसी ही स्थिति में है। ऐसा लगता है कि वह अपने वातावरण से अनजान अपनी नकारात्मक मानसिक बकबक में खो गया है। लेकिन जब वह अपनी त्वचा पर बर्फ का हल्का स्पर्श महसूस करता है तो अपने विचारों को भ्रम से मुक्त हो जाता है और अंत में प्राकृतिक को उसकी सारी महिमा में देखने में सक्षम हो जाता है। तो यही था डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद स्टार्ट होता है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस कविता 1920 में प्रकाशित हुआ था। उस समय वैज्ञानिकों को मानना था कि पृथ्वी के नष्ट होने के 2 तरीके हैं। पहला सूर्य से टकराने के बाद जल जाना और दूसरा पृथ्वी का अंतरिक्ष में खो जाना और बर्फ से जम जाना। कवि इन दोनों संभावित परिणामों का जिक्र कर रहे हैं। कवि इच्छा डिजायर के रूप में आग का उपयोग करते हैं। इच्छा होना बुरी बात नहीं है लेकिन यह एक शक्ति की तरह होता है। इसका उद्देश्य जीवन में महानता प्राप्त करता है, लेकिन जब वह लालच से प्रेरित होती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आज मनुष्य के पास इस पृथ्वी को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त परमाणु शक्ति है। कवि ने जो इच्छा का भयानक रूप देखा है, इसके बाद वह कविता के अंत में कवि का कहना है कि दुनिया को फिर से नष्ट करना है तो बर्फ भी एक आदर्श विकल्प है, क्योंकि आजकल नफरत भी काफी अधिक है। तो यही था फायर एंड आइस पोएम। उसके बाद थर्ड पोएम है टाइगर इन द जू। तो ये टाइगर इन द जू पोएम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो इस पोएम में लेस्ली नॉरिस ने एक बाघ का उचित विवरण किया है। यह कविता एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद बाघ की और एक बाहर रहने वाली बाघ से तुलना करती है। यह कविता चिड़ियाघर से जंगल और जंगल से वापस चिड़ियाघर में ले जाती है। कवि देखती है कि सितारों भरी एक रात में एक बाघ को अपने पिंजरे में क्रोधपूर्वक लेकिन शांति पूर्वक इधर उधर घूमते हुए देखती है। कवि को महसूस होता है कि वह बाघ जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता और अपनी मर्जी से शिकार कर रहा होता, लेकिन अब वह ईंट पत्थर से बनी कोठरी में सलाखों के पीछे बंद है। रात्रि के समय वह अपनी चमकदार आंखों से सितारों को देखता है और स्वतंत्रता की इच्छा करता है। तो यही था ए टाइगर इन द जू पोएम। उसके बाद फोर्थ पोएम स्टार्ट होता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोली वेल्ज द्वारा कुछ जंगली जीवों की विचित्र आदतों एवं व्यवहारों के बारे में लिखी गई एक सुंदर कविता है। कवि इस कविता में कहते हैं कि एशियाई शेर भूरे पीले रंग का एक डरावनी गर्दन वाला विशालकाय पशु होता है। बाघ की पीली खाल पर काली धारी होती है और वह अपने शिकार को खाने के लिए हर समय तैयार होता है। चीते के शरीर पर काले धब्बे होते हैं। वह अपने शिकार के ऊपर कूदता है और उसे खा जाता है। भालू मानवीय विस्तु में भी आता है। वह किसी व्यक्ति को आलिंगन करता है और उसे मार देता है। मगरमच्छ अपने शिकार को खाते समय हमेशा आंसू बहाता है। लकड़बग्गा हमेशा मुस्कुराता हुआ सा प्रतीत होता है। गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। यह कुछ जंगली जानवर की विचित्र दुनिया है। तो यही था हाउ टू टेल
वाइल्ड एनिमल। उसके बाद 5th पोयम है द बॉल पोयम। तो इस पोयम को जॉन बेरीमैन ने लिखे हैं। तो इस पोयम के माध्यम से जॉन बेरीमैन कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी चीजें या तो खो सकती है या किसी से छीन सकती है, लेकिन हमें उन चीजों के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। तो यह चीज जो है से एक छोटे लड़के के उदाहरण से बताते हैं जिसके पास एक गेंद है और वह बहुत खुश है। वह कूदता रहता है और समय का पता नहीं चलता है, लेकिन जब वह अपनी गेंद को खो देता है तब वह बहुत ही दुखी हो जाता है और यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसके पास किसी भी तरह से कोई और गेंद हो सकती है या कम से कम वह फिर से खरीदा जा सकता है। उस लड़के के लिए वह सब कुछ बेकार लगता है क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है। इसके अलावा कवि हमें इस कविता के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है और सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है कि जब भी हमारे जीवन में कोई नुकसान हो तो हमें परेशान और निराश नहीं होना चाहिए। खड़े होकर डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही था द बॉल पोयम। उसके बाद 6 पोयम है अमांडा। तो यह पोयम एक छोटी लड़की अमांडा की स्थिति के बारे में दर्शाई गई है, जिसे उसकी माँ बार बार उसे सिखाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसे कहा जाता है कि वह अपने कंधों को ना झुकाए और सीधे बैठ जाए। उसे अपना होमवर्क खत्म करने और अपना कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है। उसके पास जो चॉकलेट है उसे खाने से भी मना किया जाता है, लेकिन छोटी बच्ची अमांडा हर समय खुले में अपनी आजादी की जिंदगी का सपना देखती है। वह धूल भरी गली में नंगे पांव समुद्र में घूमने के लिए सोचती है और सुनहरों बालों वाली रुपेंजल की सपने देखती है। रुपेंजल जो है से एक ऊंची टावर में अकेले रहती थी। अमांडा को जो भी चीज कहा जाता था वह ध्यान से नहीं सुनती थी। फिर उसे उसकी माँ जो है से उसे मूडी होने और हर समय चिढ़ने के लिए फटकार लगाती है। तो यही था अमांडा पोयम। उसके बाद 7th पोयम था आप लोग का एनिमल। एनिमल जो है आप लोग का डिलेटेड है इस बार के सिलेबस में, इसलिए स्टार्ट करते हैं पोयम नंबर 8 द ट्रीज। तो इसमें पोएट कहते हैं कि वृक्ष घरों की सीढ़ियों से बाहर खुले जंगल में चले जा रहे हैं। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव जाति जो है से पेड़ को अपने घर से बाहर निकालने के लिए तैयार है। आगे पोएट कहते हैं कि जंगल पिछले कई दिनों से खाली है और इसलिए क्योंकि जंगल में कोई भी पक्षी दिखा नहीं जा रहा है। अब पक्षी इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनके बैठने के लिए कोई भी पेड़ नहीं है, और साथ ही साथ कीड़े मकोड़ा भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी रहने का आश्रय नहीं है। और आगे पोएट कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश कभी भी छाया नहीं बन सकता। मानवता का जंगल कई दिनों से खाली है लेकिन जल्द ही पूर्ण और उज्जवल हो जाएगा। फिर उसके बाद पोएट जो है से पौधों द्वारा जंगल तक पहुंचने के लिए संघर्ष की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जड़ों ने पूरी रात बरामदे के फर्श से खुद को अलग करने के लिए काम किया। पत्तों ने कांच की खिड़की तक पहुंचने की बहुत कोशिश की ताकि वह बाहर जा सके। यहाँ तक कि पेड़ के छोटे तनों ने भी खुद को आजाद करने के लिए बहुत प्रयास किए और बड़े शाखाएं भी कमरे की छत से बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रही थी। फिर आगे पोएट कहते हैं कि वह अपने बरामदे में बैठी है, लंबे पत्र लिख रही है। वह अपने पत्रों में घर छोड़ने वाले पेड़ों के बारे में नहीं बताती है। वह कहती है कि रात बहुत साफ है, वह पूरा चांद देख सकती है जो चमक रहा है। उसके बाद पोएट जैसे कांच की खिड़कियों को तोड़ते हुए सुनते हैं और पेड़ रात में ठोकर खाते हैं। तो यही था द ट्री पोयम। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम फॉग। तो फॉग किसे कहते हैं? तो फॉग जो है वातावरण में मौजूद छोटे पानी की बूंदों का घना बादल होता है। यह आमतौर पर सर्दियों के मौसम के दौरान देखा जाता है। यहाँ कवि ने शहर और बंदरगाह कोहरे की उन्नति का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि फॉग ऐसे आता है जैसे बिल्ली अपने छोटे पैरों पर आती है। इसका मतलब यह है कि शहर की ओर फॉग बहुत धीरे धीरे और शांति से बिल्ली की तरह बढ़ता है। कोई यह नहीं जानता कि शहर में फॉग कब और कैसे प्रवेश करेगा, इसलिए फॉग की तुलना उस बिल्ली से की जाती है जो बिना कुछ आवाज किए घर में प्रवेश करती है। उसके आगे कवि कहते हैं कि एक बिल्ली चुपचाप बैठ जाती है और अपने पैरों को पीछे मोड़कर आसपास की जगहों और चीजों को देखती है। इसी तरह ऐसा लगता है कि फॉग चुपचाप पूरे शहर और बंदरगाह को कवर करता है और एक बिल्ली की तरह चारों ओर देख रहा है। फिर उसके बाद कवि कहते हैं कि बिल्ली की तरह चुपचाप फॉग शहर छोड़कर चल जाता है क्योंकि फॉग जो है से लंबे समय तक एक जगह नहीं रह सकता है। तो यही था फॉग पोयम। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पोयम नंबर 10 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो यह पोयम जैसे कस्टर्ड नाम के कायर ड्रैगन के बारे में एक हिलोरियस पोयम है, मीन्स हास्य कविता है। कस्टर्ड बिलिंडा का एक पालतू जानवर है। एक छोटी लड़की जो अपने पालतू जानवर के साथ एक छोटे से सफेद घर में रहती है। उसके पास इंक नाम का एक काला बिल्ली का बच्चा था, ब्लिंक नाम का एक ग्रे कलर का चूहा था और एक पीला कुत्ता मस्टर्ड था और एक कायर ड्रैगन था। फिर इसमें आगे पोएट कहते हैं कि सारे जानवरों में से ड्रैगन को छोड़कर ये सब बहुत बहादुर हैं। उन सब को बहादुरी के रूप में भालू, बाघ या शेर जैसे जानवरों की तुलना की जाती है, लेकिन ड्रैगन बहुत डरपोक है इसलिए उसे कुछ नहीं नाम दिया जाता है। वह हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित जगह की मांग करता है, बाकी सभी जानवर
उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक रात घर में एक समुद्री डाकू के प्रवेश में वे हैरान रह जाते हैं। वे सभी भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर छिपने के लिए भागते हैं, लेकिन सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगन ने अकेला उस समुद्री डाकू से निपटता है, बल्कि उसे खा भी लेता है। कस्टर द्वारा उन सभी को बचाए जाने के कारण वे उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन अंत में वे ड्रैगन के डरपोक होने के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यही था द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन चैप्टर। उसके बाद लास्ट पोयम आप लोग का है फॉर एनी ग्रेगरी। तो फॉर एनी ग्रेगरी पोयम जो है से विलियम बटलर येस्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो है से वे अपनी प्रेम कथा को बताते हैं जो आधुनिक प्रेम के पूरी विचार को दर्शाती है। तो पोयम एक प्यारी महिला एनी ग्रेगरी और पोएट के बीच एक साप्ताहिक बातचीत है। एनी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसकी तरफ एक नजर में ही आकर्षित हो सकता है। उसकी त्वचा की बनावट सुंदर है और उसके बाल के रंग पीले हैं और इतने आकर्षक है कि उनकी बाहरी खूबसूरती किसी को भी इनके प्यार का दीवाना बना सकती है। तो जो व्यक्ति एनी से बात कर रहा है तो वो कहता है कि जो कोई भी उसे प्यार करेगा वह उसके सुंदर पीले बालों और उसकी बाहरी सुंदरता के लिए उसे प्यार करेगा। यह आधुनिक समय के प्रेम को दर्शाता है कि आज यदि हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो हम उसकी बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा साथी सुंदर और अद्भुत दिखे। इसे पता चलता है कि कैसे हम इंसान खूबसूरती के सामने अंदर के गुण को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हमें भी इसी तरह से इंसान की बाहरी खूबसूरती से नहीं, अंदर की खूबसूरती से प्यार करनी चाहिए। तो यही था फॉर एनी ग्रेगरी पोयम। तो इसी के साथ जैसे ये सारे पोयम आप लोग कंप्लीट हो गए जितने भी फर्स्ट फ्लाइट में आप लोग पढ़ने थे 2024 के सिलेबस के अनुसार। तो आप लोग जैसे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे होंगे तो आप लोग जैसे सारे चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग जैसे इसी तरह से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देखें। आप लोग को तैयारी कराया जा रहा है और वन शॉट वीडियो जैसे सारे सब्जेक्ट का लाए जाएंगे। तो आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहे और इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए